हेलो फ्रेंड्स, ब्रदर सर के इस लेटेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम क्लास 12 यानी कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान के इकाई जो फर्स्ट है, जो स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसके अंतर्गत जो चैप्टर हमारा आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंदर दो चैप्टर आते हैं। उसमें पहला चैप्टर हम लोग का जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में आज हम लोग आप लोगों के बीच इस चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करने वाले। तो इस चैप्टर में हमको इतने सारे पॉइंट्स को कवर कर लेना है। स्थिर वैद्युतिकी क्या किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर इस चैप्टर में आवेश के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, आवेश का जो मात्रक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, आवेश का जो गुण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, आवेशन की जो विधियां है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आवेशन की कितनी सारी विधियां हैं, आवेशित मतलब किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए कौन कौन सी, आवेश का क्वांटम सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब आज इस वीडियो में इस सिर्फ लेक्चर जो पहला है, इस लेक्चर में हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ आप लोग बने रहिए शुरू से लास्ट तक। हमें हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि आप लोग को जो मेरा 100% है मैं दे सकूं, आप लोग को 100% समझ में आ जाए। मेरा जहाँ तक जितना प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में इस चैप्टर के बारे में समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर का जो मेन फ्लो है वो क्या है। इस चैप्टर का जो मेन फ्लो है वो है वैद्युतिकी। वैद्युतिकी जो आवेश और विद्युत से रिलेटेड है, इसके अंतर्गत जो वैद्युतिकी के अंतर्गत हमारा दो चैप्टर आते हैं। रंग कलर चेंज कर लीजिए, वाइट। वैद्युतिकी के अंतर्गत हमारा दो चैप्टर नहीं, सॉरी, दो इकाई। पहला कौन सा इकाई आता है, स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा यूनिट वैद्युत चालन। मतलब जो वैद्युत की हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इसके अंतर्गत दो यूनिट्स के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा। पहला यूनिट है स्थिर वैद्युत की, दूसरा यूनिट क्या है हमारा, वैद्युत चालन। अब दोनों यूनिट के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिरकार ये स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। और आप यूनिट पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो ये चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसके बारे में तो पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये किस इकाई से है, इकाई फर्स्ट जो पहला इकाई है स्थिर वैद्युत की, तो स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं इसके बारे में तो जानना कंपल्सरी जरूरी है। और वैद्युत चालन किसे कहते हैं। जो वैद्युत की दो प्रकार से, एक तो स्थिर वैद्युत की का मतलब यह कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में हमको इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रो, वाइट नहीं, रेड, इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रो। यहाँ से यहाँ तक रेड भी, ये इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। और रहा बात हमारा ये स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, स्टैटिक्स का मतलब होता है विराम। थोड़ा वो कैजुअल कलर नहीं लग रहा, ये मतलब विराम। मतलब जो स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब विद्युत आवेश। इसका मतलब जो स्थिर वैद्युतिकी जो इकाई है, इसके अंतर्गत हम ऐसे आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे जो रुका हुआ है, स्थिर है, एक जगह पे स्थिर है, उसके बारे में उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको एक जगह पे रख देना है और एक जगह पे रख के उसके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो स्थिर वैद्युतिकी वैद्युतिकी की वह शाखा है, इलेक्ट्रिसिटी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी स्थिर आवेश के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना। स्थिर आवेश का मतलब कि आवेश को एक जगह स्थिर कर देना, स्थिर आवेश को इधर उधर नहीं हिलाना, मूव नहीं करना है, एकदम कांस्टेंट, मतलब स्थिर करके उसके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आप देख सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी
तो समझ में आ गया कि वैद्युत की इलेक्ट्रिसिटी की विद्युत की वह शाखा या फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की कहते हैं। इसी प्रकार हमारा आता है वैद्युत चालन। तो ये फिजिक्स की भी एक शाखा है। तो इस शाखा के अंतर्गत क्या हम लोग अध्ययन करते हैं कि गति करते हुए आवेश, मतलब विद्युत यहाँ पे चालन होगा, मतलब चलेगा, गमन करेगा, गति करेगा, मतलब विद्युत चलेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक चालक कंडक्टर वायर में, तार में आवेश क्या होगा? गमन करेगा। तो उस इसके अंतर्गत पढ़ेंगे विद्युत चालन के अंतर्गत। विद्युत चालन के अंतर्गत मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम गतिमान आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब स्थिर आवेश के जो हमारे मेन जो फर्स्ट चैप्टर है स्थिर आवेश में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट चैप्टर जो विद्युत आवेश क्षेत्र, मतलब इसमें विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तथा विद्युत क्षेत्र मतलब आवेश के चारों तरफ का कोई क्षेत्र होगा, उसके क्षेत्र के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। सेकेंड चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता। तो सेकेंड चैप्टर में विद्युत विभव पोटेंशियल के बारे में अध्ययन करेंगे और धारिता उसके कैपेसिटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे सेकेंड चैप्टर में। तो हम लोग चलते हैं अब चैप्टर पे एंट्री करते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे विद्युत चालन क्या होता है, स्थिर वैद्युत की क्या होता है। तो हम लोग इसके चैप्टर पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं। तो स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। स्थिर वैद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। मतलब स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो स्थिर वैद्युतिकी ये क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत, मतलब जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब एक आवेश Q स्थिर है, रुका हुआ है, आवेश Q माइनस स्थिर है, प्लस है धन आवेश है, ऋण आवेश है, क्या क्या है? अपने एक निश्चित स्थान पे क्या है? स्थिर है, मतलब रुके हुए है। रुके हुए मतलब रुके हैं, इसका मतलब मूव नहीं करेगा। तो इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे, तो किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? स्थिर वैद्युत के अंतर्गत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आखिरकार आवेश होता क्या है। सबके मन में सवाल आएगा, तो भाई आवेश वैद्युत सब पढ़ रहे हैं, आवेश क्या होता है? तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करता है। मतलब आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है, या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। इसको कई प्रकार से परिभाषित किया सकता है। जैसे मान लो कि दो पदार्थों को आपस में जब रगड़ा जाता है तो दोनों पदार्थों में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। ये भी बोल सकते हैं चाहे किसी पदार्थ का वह गुण जिससे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। इसे दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसको समझिए पहले। सबसे पहले होता क्या है कि जब हम अपने बालों को कंघी से क्या करते हैं? कंघी करते हैं। तो बाल एक पदार्थ है, कंघी एक पदार्थ है। जब बाल और कंघी में जब घर्षण होता है, तो जब बाल और कंघी में घर्षण होता है तो यहाँ पे दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है मैं भी बताता हूँ। जब कोई पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन है,
विद्युत उदासीन। ये विद्युत उदासीन अगर है कोई पदार्थ, यदि कोई पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन है, इसका मतलब इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की मात्रा क्या है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब मात्रा बराबर रहेगी तो आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और दोनों पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम आवेश इलेक्ट्रॉन पे माइनस में और उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस में होता है। लेकिन ये प्रोसेस मतलब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि आखिरकार आवेश उत्पन्न कैसे होता है। इसमें बस ये समझना है कि आवेश होता क्या है। आवेश यह होता है, बस बता देना है, आवेश जब तक किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा आपस में बराबर रहेगी तब तक उस पदार्थ में आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मतलब परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। जब दो पदार्थों को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ पे चले, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब निकल के जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी चाहे अधिकता होगी, तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस ना करते हो, बस इसको डिफाइन कर लिया जाए कैसे इसको करना है। यहाँ पे आवेश क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। अनुभव होता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश चार्ज कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ में ऐसा गुण है जिसके द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या किया जाता है, अनुभव, उसे क्या कह सकते हैं, वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश का अथवा करके एक और परिभाषा है, अथवा जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकलकर एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं तब पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की
जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होने के कारण अधिकता होने के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसका ये मतलब है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़े तो इस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा क्या थी, जब तक इस पदार्थ पे मान लो कि अभी नहीं इसको रगड़े नहीं है, जब तक इस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा आपस में बराबर है तब तक ये पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन है, ये किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण नहीं रहेगा जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा आपस में बराबर है। जैसे इसको हम अन्य पदार्थ से रगड़ेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी चाहे इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जिसके कारण अगर इलेक्ट्रॉन कमी होता है चाहे इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, दोनों कारणों से ये पदार्थ क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, आवेश। देखिए बचपन में आप लोग देखे होंगे, कंघी को बाल झाड़ेंगे फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों में चिपकाएंगे तो यहाँ पे कागज के टुकड़े चिपकने लगे हैं, तो बाल से रगड़ेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाल में चल जाएंगे, तो ये जो पदार्थ है वो आवेशित हो जाएगा। ये आवेशित होने के बाद ये अपनी से छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो इस पर आवेश आ गया, इस पर चार्ज आ गया, इसमें बालों में रगड़ा गया है यहाँ पे, इसके बाद इस कंघी को यहाँ पे सटाया जा रहा है पेज के पास, तो यहाँ कंघी चिपकने लग रहा है, इसका मतलब इस कंघी पर रगड़ने के बाद इस पे आवेश आ गया तो ये छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग को देखना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आवेश तो समझ लिया कि जब दो पदार्थों का आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों पदार्थों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज धनावेश, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। अब इसमें देखना है कि मान लो ये पदार्थ है ब्लैक, मान लो ये पदार्थ है, क्या है, पदार्थ, ये पदार्थ है, ये भी मान लो पदार्थ है, पदार्थ मतलब परमाणु पदार्थ। जब हम यहाँ पे थोड़ा एक चीज देख लिया जाए, जब हम कलर कॉम्बिनेशन बड़ा पदार्थ को तोड़ते हैं, पदार्थ किस रूप में टूटता है, अणु, अणु को तोड़ते हैं तो किस चीज में टूटता है, परमाणु। परमाणु में क्या होता है, तीन चीज, परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज। जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन इसके नाभिक में रहता है, कहाँ रहता है, नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में रहते हैं। मतलब कि ये जो नाभिक है इसका, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। ये जो पदार्थ का जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन, ये एटम है एक पदार्थ का, क्या है, परमाणु है। तो जब तक इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा आपस में बराबर है, सुनो ध्यान से, अभी आवेशित नहीं, हमको समझना, आवेश तो समझ लिए, हमको समझना है कि धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। आपको सरल भाषा में समझना है तो बहुत ही आसान तरीका है इसके समझने के लिए, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम काउंट करेंगे इसमें, सबसे पहले काउंट करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 8 10 1 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा 11 है तो प्रोटॉन की मात्रा भी क्या होगा, 11 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जब क्या होता है, जब बराबर होगा तो विद्युत रूप से क्या होगा, उदासीन, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा।
इस पे ये उदासीन, विद्युत रूप से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उदासीन। जब तक ये बराबर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जब तक ये बराबर है तब तक ये उदासीन है। इसमें काउंट कीजिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे एक मिनट 2 2 4 6 7, 1 मिनट 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 2 8 10 1 11, इसमें भी 11 11 है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। रात के 12 बज गए हैं, मुझे नींद आने लग रहा है, भाई पढ़ाई कैसे है, तो एजुकेशन इज कंपलसरी। इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है, प्रोटॉन भी कितने हैं, प्रोटॉन भी 11 है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, सभी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आपको पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये पदार्थ है, तो पदार्थ में हम लोग देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि पदार्थ में ई मतलब स्त्री ले लेते हैं, इसको स्त्री मानते हैं, सॉरी कहाँ गया, स्त्री, पी मतलब मान लो पुरुष, ई मतलब स्त्री या पी मतलब पुरुष, इसमें भी ई मीन्स स्त्री मान लो, स्त्री, पी मीन्स पुरुष, प्रोटॉन मतलब पुरुष है, ठीक है। और इसमें क्या समझना है कि जब किसी घर में स्त्री और पुरुष की मात्रा क्या है, बराबर है, तो पुरुष जितना इनकम करेगा, 11 पुरुष हैं तो 11 स्त्री उसको क्या कर देगी, खर्च कर देगी, मतलब जितना 11 पुरुष है वो कमा के लाएगा, 11 स्त्री क्या कर देगी, खर्चा खत्म। 11 कमा के लाएगा बेचारा मेहनत से, 11 खत्म कर देगी, काम खत्म। तो घर के पास ना पैसा बचेगा, ना घर अमीर होगा ना गरीब होगा, 11 कमाएंगे 11 खर्चा, 11 कमाएंगे 11 खर्चा, मतलब घर ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, कोई चार्ज नहीं होगा। जब आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा आपस में बराबर है, संख्या आपस में बराबर है, तो उस पदार्थ पे कोई आवेश, कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, बिल्कुल विद्युत रूप से उदासीन। इस पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर है, इसलिए इस पदार्थ पे भी कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। आप लोग बता सकते, समझ सकते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। मान लीजिए पुरुष है तो 11 है, पी से पुरुष प्लस चार्ज, स्त्री को माइनस चार्ज, खर्चा करने वाली हैं सब, इस पर प्लस चार्ज, ये केवल क्या है, वो कमाने वाले हैं प्लस चार्ज, ये स्त्री वाली ये सब माइनस जो है खर्चा करने वाले सब। तो ये 11 पुरुष कमा रहे, 11 स्त्री खर्चा कर दे रहे, तो घर में ये भी घर ठीक ठाक से चला, ना पॉजिटिव जाए ना निगेटिव जाएगा, ये भी घर ठीक ठाक से चला, ना पॉजिटिव जाएगा ना निगेटिव जाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों पदार्थ को रगड़ देते हैं, दोनों जो घर है, मान लो सपोज करो हम परमाणु को एक घर के रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों पदार्थ को जब रगड़ा जाएगा तो इस पदार्थ से सपोज करो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चल जाएंगे, एक ये एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चल गए, इस घर में एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। इलेक्ट्रॉन निकल के आने का मतलब कि स्त्री, 2 स्त्री, मोटा हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल के आने का मतलब ये है कि इस घर से स्त्री 2 इस घर में आ गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 2 13 हो जाएगा, 13। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 11 से 2 को निकल गई तो कितना होगा, 9। आप लोग बता सकते हैं कि किसी परमाणु से, पदार्थ से प्रोटॉन नहीं निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, मतलब खर्च करने वाले की कमी। तो खर्च करने वाले की कमी होगा तो ये घर क्या होगा, निगेटिव, माइनस की ओर होगा। ये घर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहे, वो तेरी घबरा गया, हम उल्टा बोल दिए ना जी, इसमें खर्च करने वाले माइनस चार्ज की कमी हो गया, मतलब खर्चा करने वाली स्त्रियों की कमी हो गई, तो कमाने वाली कम संख्या बढ़ गया, पुरुष की 11 हो गए, ये घर प्लस चार्ज ना होगा,
ये घर धन की ओर बढ़ाएगा, ये उस घर में धन इकट्ठा होने लगेंगे। जब स्त्री 11 थे, 11 खर्चा कमा रहे थे, 11 खर्चा, तो घर पे कोई आवेश नहीं था, एक बराबर रूप से चल रहा था। लेकिन जैसे ही इसमें से दो स्त्री, दो जब पदार्थों का आपस में रगड़े, दो घर में लड़ाई हुआ, दो घर में से दो स्त्री निकल के इधर चल गई। अब पुरुष तो जाएंगे नहीं भाई, पुरुष का जमीन जायदाद है, पुरुष का अपना घर है, वो अपना घर कहाँ छोड़ के जाएंगे। तो स्त्री निकल के जब इसमें गई तो इसमें स्त्रियों की संख्या क्या घट गई, स्त्रियों की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी हुई तो ऋण आवेश में क्या होगा, कमी होगा, तो इसका मतलब धन आवेश बढ़ेगा। और जब धन आवेश बढ़ेगा तो घर क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन इसी प्रकार जब इसमें देखेंगे तो ये जो पदार्थ है इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन आके मतलब स्त्रियों की संख्या इसमें बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या तुलना की है हम, इलेक्ट्रॉन स्त्रियों की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब कि माइनस चार्ज वाले की संख्या क्या हो रही है, बढ़ गई। मतलब खर्च करने वाले बढ़ रहे, इसमें कमाने वाले की संख्या क्या होगी, कम हो गई। इसका मतलब ये घर क्या होगा, निगेटिव। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं इसको परिभाषित करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, दोनों पदार्थ को रगड़ दो ऐसे पूरा जोर से, तो दोनों पदार्थ को जैसे रगड़ेंगे तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ पे चल जाएंगे। तो जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात स्टीरियो की कमी होगी, स्टीरियो नहीं बोलना है, मतलब जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है वो पदार्थ क्या होगा, धनावेश। मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें से कम हो जाएंगे वो पदार्थ क्या हो जाएगा, धनावेशित। तो जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है, जिस पदार्थ पे स्टीरियो इलेक्ट्रॉन खर्च करने वाले की संख्या बढ़ जाएगी, उसे क्या कहेंगे, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, ऋण आवेशित, ऋण आवेश कहते हैं। सीधे सीधे बोलो, जब दो पदार्थ, कहाँ गया, वेयर इज माई बोर्ड, भुला गया, आ गया। जब इसको कैसे परिभाषित करेंगे धनावेश को, जब दो पदार्थों का आपस में रहता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ पे चले जाते हैं। तो एक जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पदार्थ क्या होता है, उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, तथा जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो पदार्थ क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अच्छा, मुझे आशा है कि टॉपिक आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए एग्जाम्पल ये भी है अच्छा चीज से, रेशम का कपड़ा है, ये क्या है, कांच की छड़ है। जब कांच की छड़ को रेशम का कपड़ा से रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे कमी, मतलब मान लो कि रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के, जैसे यहाँ से कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पे चल गए, तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पे चल गए, तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई, ई मतलब स्त्री की कमी हो गई, घर में स्त्री नहीं है, कमी हो गई खर्चा करने वाले की, का मतलब कि घर प्लस में जाएगा, कर्जा नहीं होगा, काम खत्म। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया है, ई की संख्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ रहा है तो खर्चा होगा बहुत ज्यादा, तो ये पदार्थ ऋण आवेशित, मतलब इन ऋण की ओर जाएगा। सीधा सीधा मतलब कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, एक पदार्थ से निकल कर दूसरा पदार्थ में, तो पदार्थ क्या होगा, वो पदार्थ हो जाएगा क्या, मच्छर करते हैं, मच्छर लग रहे हैं इसमें ना जी। तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे पदार्थ पे चल जाएंगे, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धन आवेशित है, जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ऋण आवेशित है। सीधा मतलब जानो कि जिस घर में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ई की संख्या ज़्यादा, तो घर निगेटिव होना ही होना है, बस दैट्स ऑल। एक ही शब्द में सारा क्वेश्चन का हल। अब देखिए ऐसे जैसे हम लोग बचपन में पेन को रगड़ के माथे से, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, पेज को चिपकाया करते थे, ये आवेश होता है, जो आवेश घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। अब सुनिए, आवेश के मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे कि आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं। थोड़ा प्यास लगी है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए पानी पीने आ गए 1 मिनट में। देखिए आवेश का जो मात्रक होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में जो आवेश का जो पहला मात्रक होता है वो होता है कूलाम, जो आप लोग को अच्छी तरीके से आता है कि आप आवेश को आप लोग कूलाम के रूप में माप सकते हैं। इसके
आवेश का जो दूसरा मात्रक, पहला मात्रक कूलाम, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाता है तो कूलाम के रूप में सॉल्व किया जाता है। दूसरा मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड। अब बात करें इसका सीजीएस मात्रक, तो इसका सीजीएस मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। इसका जो एक पहला मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका दूसरा मात्रक फ्रैंकलिन, दो। इसके बाद हमारा आता है मात्रक, और भी हैं, एक होता है EMU, मतलब ये भी एक आवेश का क्या है मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक और आवेश का मात्रक है वो फैराडे है। अब इसके एमकेएस में कितने मात्रक हो गए, एमकेएस में कूलाम पहला, दूसरा क्या होता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। उसी प्रकार सीजीएस में क्या होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरा क्या होता है इसमें फ्रैंकलिन। उसी प्रकार हमारा एक और मात्रक होता है जो आप लोग की चर्चा में नहीं है अभी, बस जान लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मतलब EMU, ये भी आवेश का एक मात्रक है, एक फैराडे होता है। तो अगर किसी कोई आपसे पूछे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है, इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एग्जाम में आता है हमेशा, कभी आ सकता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। अब एक फैराडे में कितने कूलाम आवेश होते हैं, 96,500 कूलाम आवेश होते हैं। एक फैराडे में, वो हो गया ये बढ़ा देता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि आवेश का एक एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। उसके बाद दूसरा क्या होता है फ्रैंकलिन। उसके बाद एक और आवेश का मात्रक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक फैराडे है। जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है जो फैराडे होता है, एक फैराडे जो आवेश होता है उसमें कितने होते हैं, 96,500 कूलाम आवेश होते हैं। टाइमिंग तो ज़्यादा हो गया है, चलिए आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश के गुणों के बारे में हम लोग को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आवेश एक पहला गुण अगर देखें, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा गुण क्या होगा, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। थर्ड नंबर देखें तो आवेश किसी वस्तु के चाल पर निर्भर नहीं करता है।
आवेश किसी वस्तु के चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश किसी वस्तु के चाल पर निर्भर नहीं करता है। चौथा हमारा होता है आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। देखिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं आवेश एक अदिश राशि है। आवेश को बहने के लिए किसी पर्टिकुलर दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवेश एक क्या है? अदिश राशि है। समान आवेश, जैसे मान लीजिए कि प्लस और प्लस, यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे प्लस आवेश। तो जब पता है कि आवेश जब होता है तो आकर्षण आवेश के पास किसी भी पदार्थ में जब आवेश उत्पन्न होता है तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो जब ये दोनों प्लस हैं, दोनों समान प्रकार के आवेश है, तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। लेकिन वही जो विपरीत आवेश है, विपरीत मतलब उल्टा, एक मान लो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, अच्छा है एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो अगर ये दोनों अवस्था में हैं तो दोनों अवस्था में एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार आवेश किसी वस्तु के चाल पर निर्भर नहीं करती है। आवेश किसी वस्तु के चाल पर निर्भर नहीं करती। इस वस्तु पे कितना भी आवेश रहे, ये कितनी भी चाल से चले, कहीं भी ले जाइए ब्रह्मांड, मतलब कहीं दिल्ली मुंबई कोलकाता, जहीं कहीं भी ले जाइए, कितना भी स्पीड से ले जाइए, जितना आवेश इस पे रहेगा उतना ही आवेश इस पे रहेगा हमेशा। ये आवेश बदलेगा नहीं। समझ गया? और आवेश सदैव संरक्षित रहता है, मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश बस को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर क्या किया जा सकता है? बस स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी के साथ हम लोग ये आवेश के गुण भी देख लिए। अब आवेशन की विधियां हम लोग को पढ़ना है। आवेशन की विधि क्या होती है? आवेशन की विधि का मतलब यह होता है कि किसी वस्तु को आवेशित हम किस किस प्रकार से कर रहे हैं, इस पे आवेश कैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, उस पर किस किस तरीके से उसको हम आवेशित कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी विधियां हैं। तो फर्स्ट नंबर है घर्षण करके आवेशित कर सकते हैं, चालन द्वारा आवेशित कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। घर्षण मतलब जो पहले ही पढ़े कि जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु पे चले जाते हैं। तो जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु पे चल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी वस्तु पे एक वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तथा दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता के कारण वो वस्तु क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। जब वस्तु आवेशित हो जाएगा तो उस विधि को क्या कहेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन। चालन द्वारा क्या कहेंगे? तो चालन का मतलब यह होता है, आटा चालने वाला चालन नहीं होता है। चालन का मतलब ये, मान लो एक वस्तु है जिसपे आवेश है, जैसे इसको टच किए हम इस वस्तु द्वारा तो इस पे से आवेश क्या होगा? चालन द्वारा आएगा। तो ये चाल मतलब कोई चालक रहेगा, जैसे विद्युत है, जैसे तो आपको एग्जाम्पल के लिए बताएं हम, इस वस्तु पे आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित, जो आवेशित वस्तु है ये अनावेशित, आवेशित की वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को जब लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें मतलब इधर की ओर क्या संचरित चलने लगते हैं, मतलब आने लगते हैं। कुछ देर बाद ये भी वस्तु क्या होता है? आवेशित होता है। तो जब वस्तु ये जो विधि है क्या है? चालन, चालन द्वारा आवेशित है। प्रेरण मतलब किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, बिना घर्षण के, चाहे बिना टच किए, बस उसको प्रेरित करके, मतलब जबरदस्ती आवेश उत्पन्न करा देते हैं, फोर्स करके, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन ये पहले हम लोग देखे हैं फिगर, लेकिन फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब एक कांच की रड को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है
जब कांच की ये छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच के छड़ और रेशम का कपड़ा पहले से विद्युत रूप से दोनों उदासीन है, किसी पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे मतलब पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा क्या है बराबर, मतलब कमाने और खाने वाले की मात्रा क्या है, मान लो ये प्लस ये माइनस, कमाने वाले और खर्च करने वाले की मात्रा बराबर है, घर पे कोई आवेश नहीं होगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा क्या है बराबर है, ये भी विद्युत रूप से उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। जब तक इस पर रगड़ेंगे नहीं, जब तक इस पे से इलेक्ट्रॉन कम या अधिक नहीं होगा तब तक आवेश उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो हम दोनों पदार्थ को कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चल जाएंगे। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ जाएगा, रेशम के कपड़े पे। जब रेशम के कपड़े पे जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पी की अधिक पी बढ़ेगा, तो पी मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्लस चार्ज हो गया, देखिए यहाँ प्लस चार्ज है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या मतलब ई बढ़ेगा, ई मैंने माइनस, तो ई बढ़ने का मतलब कि माइनस चार्ज में बढ़ा, तो देखिए ये निगेटिव हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन निकल के चल जाते हैं, तो आवेशन की यह विधि क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। आवेशित हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो ये जो विधि है, ये विधि क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन। मतलब ये जो वस्तु आवेशित हुए हैं किसके द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो दूसरा होता है क्या, चालन द्वारा आवेशन। चालन का मतलब यह होता है कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के संपर्क में जब लाएंगे तो एक वस्तु से आवेश निकल के दूसरे वस्तु पे चले जाएंगे चालन के द्वारा। चालन मतलब चल के जाएगा, उसमें चल के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक गोला है, ये विद्युत रोधी स्टैंड है। विद्युत रोधी मतलब इसमें विद्युत नहीं आएगा, ये भी एक विद्युत रोधी स्टैंड है। ये गोला ये आवेशित गोला है। कैसा गोला है, आवेशित। ये कैसा गोला है, अनावेशित। ये अनावेशित गोला। जब आवेशित गोले के पास में अनावेशित गोला को हम रखते हैं तो जब देखिए यहाँ पे सटा दिया गया है, जब आवेशित गोला अनावेशित जब सटा है तो आवेशित में से अनावेशित की ओर क्या आ गया है, चार्ज फ्लो, इसमें से इसमें आ गया था आवेश। अब दोनों, जैसे इसमें आवेश नहीं था, इसमें था, तो दोनों को जब सटा दिए, यहाँ पे सटा दिए, इसमें से आवेश इसमें आ गया। तो जब आवेशित वस्तु के, ये आवेशित था या अनावेशित, जब आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को रखते हैं तो अनावेशित वस्तु पे भी क्या होता है, आवेश आ जाता है। तो ये जो आवेशन की जो विधि है वो क्या है, चालन द्वारा। भाई क्या है, कंडक्शन। मतलब कंडक्शन मतलब चालन के द्वारा क्या हो गया, आवेशन। तो फ्रिक्शन से हुआ था, घर्षण से, ये क्या है, चालन द्वारा आवेशन। तो चल के गया तो चालन। तो जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में
आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को रखते हैं, आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु पे चले आते हैं, तो ये जो आवेशन की जो विधि है ये क्या कहलाएगा? चालन द्वारा आवेशन है। ठीक है, 12 से प्लस हो गए हैं, 1 बजने वाले हैं लगभग, और मुझे लग रहा है कि नींद भी लग रहा है, लेकिन प्रयास जारी है। आप लोग को पूरा जितने टॉपिक्स वहाँ पे देखे थे थंबनेल में उतने टॉपिक्स को कवर करना है। अब देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण मतलब जबरदस्ती आवेशन। जबरदस्ती का मतलब यह होता है कि मान लीजिए 2 पदार्थ है, दोनों में से कोई पदार्थ पे आवेश नहीं है, दोनों क्या है? अनावेशित है। लेकिन जब दोनों पदार्थ में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब दोनों मात्रा आवेश प्लस माइनस बराबर है, तो कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मात्रा। लेकिन जैसे ही एक यहाँ पे धन आवेशित छड़ को हम लोग लाए यहाँ पे इन दोनों के पास में, तो ये धन आवेशित छड़ की वजह से इस दोनों पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर क्या हो गए? आकर्षित हो गए। सॉरी, ऋण आवेश इधर आकर्षित हो गए प्लस की ओर, और प्लस आवेश क्या हो गए? प्रतिकर्षित हो गए। प्रतिकर्षित मतलब उधर साइड में भागे, मतलब पता है, आपको बताया था कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। ये दोनों आकर्षित हो गए, ये क्या हो गया? प्रतिकर्षित हो गया। अब जैसे ही हम 2 आवेशित गोला इस पे रखे हैं विद्युत स्टैंड पे, दोनों के पास में जब हम कांच के सॉरी धन चार्ज, हाँ मतलब अधिक धन चार्ज वाला क्या एक छड़ को लाते हैं, तो ऋण आवेशित आकर्षित होता है, धन आवेशित क्या होता है? प्रतिकर्षित हो जाता है। तब दोनों ये गोला जो संपर्क में थे, इस संपर्क से हटा दिया जाता है, तो ऋण आवेशित इस पे इसकी ओर आकर्षित रहता है। धन प्रतिकर्षित होने के कारण इस पदार्थ पे क्या होता है? धन आवेश, और इस पदार्थ पे क्या होता है? ऋण आवेश, क्योंकि ऋण आवेश को खींच के रखा है इधर, अब उधर तो जाएगा नहीं। अब इसको जैसे ही संपर्क यहाँ से खत्म कर देंगे, इसके बीच से यहाँ संपर्क खत्म हो गया, तो ऋण आवेश इधर आकर्षित है इसके तरफ, धन आवेश प्रतिकर्षित है इसके तरफ। अब इस छड़ को भी हटा देंगे, इस पर ऋण आवेशित की ओर हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा? धन आवेशित। तो इसे प्रेरण मतलब बिना छुए, बिना स्पर्श किए, जब आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो कौन सा आवेशन है? प्रेरण द्वारा आवेशन है। इसमें भी देखिए, इसमें एक और विधि होती है। इसमें क्या होता है कि जब किसी पदार्थ पर ऋण आवेश की छड़ को मान लो यहाँ पे ला दिया गया, पदार्थ में आपको पता है कि दोनों की मात्रा भी इस पदार्थ में आवेश दोनों ठीक है, समान मात्रा में है। अब इसको हम लोग, ये विद्युत रेजिस्टेंट है, मतलब ये अर्थ में नहीं जाएगा इसका आवेश। अब जैसे विद्युत रेजिस्टेंट, जैसे इसके पास ऋण आवेश लाए, तो धन आवेश ऋण इधर की ओर आकर्षित हो गए, और ऋण आवेश प्रतिकर्षित हो गए इस साइड में। ऋण आवेश इधर साइड में प्रतिकर्षित हो गया, इस छड़ की विपरीत दिशा में दूर भागने लगा, लेकिन धन आवेश ऋण की ओर क्या हो गया? आकर्षित होने लगा, धन आवेश इधर आकर्षित। तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर से एक अर्थ में हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, एक अर्थिंग। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब यह है कि ये जो ऋण आवेश है अर्थ की ओर क्या चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। मतलब कि आपको पता है कि जो अर्थ की पृथ्वी की जो पोटेंशियल जो धारिता होती है, मतलब पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, आई इसका जो विभव मतलब ये जीरो, किसी चीज़ को मतलब कितने भी आवेश को अपने अंदर ले सकता है, जीरो कर देगा कितने भी आवेश। ये खींच के रखा है, ठीक है नहीं, ये तो रिलीज है, प्रतिकर्षित जाना चाहिए, पृथ्वी के अंदर चल गया। जैसे ही ये माइनस चार्ज इसको पकड़ कर रखा, छड़ को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। तो प्रेरण बिना छुए, बिना टच किया हम ये आवेशित में, जैसे हम लोग आजकल ये मेरा घड़ी है, बिना स्पर्श के ये प्रेरण द्वारा इसको चार्ज किया जा सकता है। इसको रखेंगे एक प्लास्टिक की, उसकी है एक चार्जर, प्लास्टिक है जैसे ऐसा है, इस पर कोई कनेक्टर नहीं है, कोई कनेक्ट करने वाला, जैसे इस पर रखेंगे घड़ी को, ये ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगी। तो प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? प्रेरण मतलब जबरदस्ती किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, इंडक्शन। और चालन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग को मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, तो एक आवेशित वस्तु, जैसे हम लोग का लाइन में करंट घर में आ रहा है, आवेश आ रहा है, मोबाइल में जैसे लगाएंगे तो मोबाइल अनावेशित, मतलब मोबाइल चार्ज जब खत्म है तो मोबाइल अनावेशित है, और आवेश जो घर में है उस चार्जर के माध्यम से मोबाइल में जाएगा, तो चालन विधि होगा। लेकिन ये जो विधि है ये क्या होगा? इंडक्शन, ये प्रेरण जबरदस्ती। अब हमारा एक हेडिंग और है, और इस हेडिंग को पढ़ लिया जाए, और इसी के साथ अध्याय को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण जो सिद्धांत होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटीकरण यह होता है कि किसी पदार्थ पे आवेश उपस्थित, जितना आवेश है किसी पदार्थ पर, इसका परिभाषा पहले देखते हैं। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, थोड़ा
येलो से लिखा जाए, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। अब आपको बताया है कि इस पदार्थ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, पदार्थ के चक्कर लगाते रहता है। तो जब पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर E बराबर P है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में अगर बराबर है तो पदार्थ पे कोई आवेश नहीं होगा। जैसे ही एक पदार्थ को रगड़ा जाएगा तो किसी भी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन में कमी या वृद्धि होती है तो पदार्थ आवेशित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब तक मात्रा बराबर है तब तक कोई आवेश नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, इस पदार्थ पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश आपको पता है कि जो मूल आवेश है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसमें मान लो 5 इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ पे अधिक हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक है। कितने क्या अधिक हैं, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ये ऋण आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक है तो सदैव इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश उत्पन्न करता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो पता है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो 5 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 5 एक तो 16 5 80 यहाँ पे हो जाएगा, और एक दशमलव लगा दो यहाँ पे, गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब हम क्या किए कि एक जो ये मूल आवेश है इलेक्ट्रॉन, ये मूल आवेश से हम कितना किए, 5 से गुणा कर दीजिए। तो किसी भी पदार्थ पे अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है, 5 गो अधिक है 5 गो कम है, तो उस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन के जितने अधिक हैं इतने कम है, उसमें मूल आवेश से गुणा कर देंगे तो पदार्थ पे जितना आवेश आ जाएगा। तो इस आवेश का क्वांटिकरण सिद्धांत यही कहता है किसी पदार्थ पे जितना भी आवेश उत्पन्न है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का ही गुणज होगा। 1.6 मतलब किसी मूल आवेश का क्या होगा, गुणज, पूर्ण गुणांक होगा। पूरा पूरा कट जाना चाहिए मूल आवेश का पूर्ण गुणांक होगा। जैसे मान लीजिए कि इसको साइड करते हैं। जैसे हम बताते हैं कि चूंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है पदार्थ पे, अगर पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन कम या कम होगा इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा कम होगा तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो माइनस चार्ज। बात वही है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो माइनस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है तब होगा कि आपको पता है आप तब आवेश, जो आवेश होगा पदार्थ पर, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अधिक है तो Q मतलब आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग सब नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ पे जान लीजिए आवेश को सदैव Q से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश जो होगा 1 पॉइंट, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, E इंटू N, मतलब जितना आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक या कम है उतना N के जगह पर रखें। तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है तो 1 रख देंगे। अब गुणे E का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक मतलब यही होगा 1.6, मतलब 1 से गुणा करेंगे तो वही वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर Ni, तो अगर यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 E होगा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हो तो 1 ही होगा। तथा इसी प्रकार अगर 2 इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो यहाँ पर 2E हो जाएगा। तो 2 में E से मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 16×32 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा। इसी प्रकार और
एन मतलब हमको पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फार्मूला एन बराबर क्या हो जाएगा, तो एन बराबर एन इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्यू का मान होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ई था, तो एन मतलब नहीं पता है, एन इलेक्ट्रॉन के लिए एन ई होगा। एन मतलब कि ये तो फार्मूला हमारा बन गया। तो कभी भी आपको पता चले किसी पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है चाहे कम है, तो वही एन के जगह वो मान रखे, ई का मान जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो मान आएगा वो पता चल जाएगा उस पदार्थ पे कितना आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है 5 तभी भी एन का मान 5 होगा, इलेक्ट्रॉन कम है 5 तभी भी एन का मान कितना होगा, 5 होगा। तो तो आप आवेश, अब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन कम है तो धन आवेश किसी पदार्थ पे। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया, मेरी इतनी मेहनत इतने रात में कब से प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को समझाने के लिए, और ये फर्स्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब पे और डिजिटल बोर्ड पे। तो आप लोग खुद से खुद सपोर्ट करें कि इससे अच्छी वीडियो आप लोग को दिया जाए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइको करना है, कमेंटो करना है, शेयरो करना है, और सब्सक्राइब चारों पाँचों, बेल की घंटी दबाना है, तो बेल आइकन जो है वो भी दबाना है, तो बाकी सब काम कर देना है। और इसी के साथ अब यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं इस स्ट्रीम को।